नमस्कार, स्वागत है आपका कॉमर्स कुरुक्षेत्र में। तो हमने साझेदारी की पिछली क्लासों में पढ़ा है कि साझेदारी से आशय, उसका अर्थ और विशेषताएं, ठीक है, और उद्देश्य वगैरह, ये चीज़ें हमने पहली क्लास में पढ़ी थी। उसके बाद हमने सेकंड क्लास में पढ़ा है साझेदारी संलेख का आशय, साझेदारों के अधिकार और साझेदारों के कर्तव्य, ठीक है। अब थर्ड क्लास में हम पढ़ने वाले हैं भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अंतर्गत प्रावधान क्या क्या है, वो चीज़ें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो भारतीय भारतीय साझेदारी भारतीय साझेदारी या साझेदारी संलेख, सिंपल सा लिख लो आप, साझेदारी संलेख। संलेख के बारे में पढ़ रहे हैं हम, तो यही लिखेंगे साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारी संलेख के अभाव में भारतीय साझेदारी संलेख के अभाव में भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अंतर्गत 1932 के अंतर्गत प्रावधान, ठीक है। साझेदारी संलेख के अभाव में भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अंतर्गत प्रावधान, यानी कि भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अंतर्गत साझेदारी संलेख में जो प्रावधान है, उन चीजों की हम चर्चा करेंगे। तो उसमें क्या है, सबसे पहला पॉइंट है इसका, थोड़ा सा समझ लेते हैं पहले। यदि साझेदारों के मध्य कोई लिखित या मौखिक समझौता, देखिए साझेदारी संलेख में होता क्या है, यदि साझेदारों के मध्य कोई लिखित या मौखिक कोई समझौता हुआ है, तो उसके अंतर्गत जो भी लाभ हानि का जो भी उनका हिसाब किताब होता है वर्ष के अंतर में, उस आधार पर किया जाता है, ठीक है। तो इसके जो प्रावधान होते हैं वो चीजें हम इसमें देख लेते हैं। नंबर 1 है इसमें व्यवसाय में भाग लेने का अधिकार। नंबर 1 हमारा व्यवसाय में भाग लेने का अधिकार। इसका मतलब हुआ कि साझेदारी संलेख के अभाव में जो प्रावधान है 1932 के अंतर्गत, तो जो भी साझेदार होगा साझेदारी संलेख में, उसे क्या होगा, व्यवसाय में भाग लेने का अधिकार होगा। यानी कि मान लीजिए कोई फर्म बन गई है, उसमें 2 या 2 से अधिक मेंबर बने हुए हैं, 2 या 2 से अधिक जो साझेदार बने हुए हैं ना, उन सभी का अधिकार होगा कि वो व्यवसाय में भाग ले सकता है, ठीक है। नंबर 1 व्यवसाय में भाग लेने का अधिकार। नंबर दूसरा हुआ यहाँ पर कार्य में पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी। कार्य में पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी मतलब साझेदार का भारतीय साझेदारी अधिनियम के अंतर्गत ये प्रावधान रहेगा कि वो अपने कार्य में पूर्ण निष्ठा यानी कि पूर्ण विश्वास रखे और ईमानदारी से अपना कार्य करे, ठीक है। नंबर 3 हुआ यहाँ पर, विवाद का निपटारा। मतलब यदि किसी भी प्रकार का कोई विवाद होता है, तो उसका निपटारा आपस में ही मिलजुल कर लिया जाएगा, ना कि कोर्ट कचहरी की इसमें आवश्यकता पड़ेगी। तो जो भी साझेदार रहेंगे साझेदारी व्यवसाय में, वो आपस में ही मिलजुल कर उस चीज को निपटा सकते हैं, इस प्रकार से उसमें प्रावधान रहता है। दूसरी चीज, अगर किसी प्रकार का कोई जो
तो व्यवधान उत्पन्न होता है, तो उसके लिए कानून भी है। तो अगर अपने आप में कोई जो भी उसका निराकरण नहीं होता है तो कानून की जो सहायता है वो भी ली जा सकती है। नंबर 4 रहेगा अपना लाभ हानि का अनुपात। लाभ हानि का अनुपात। अच्छा, यहाँ पर लाभ हानि के अनुपात से क्या मतलब है? लाभ हानि के अनुपात से मतलब ये होता है कि मान लीजिए साझेदारी में ए, बी और सी और डी 4 साझेदार हैं, ठीक है। अब किसने लगाया 10,000 रुपए, इसने लगाया 20,000, इसने 40,000 रुपए, इसने 50,000 रुपए लगाया, ठीक है। अब ये जो लाभ हानि का अनुपात है ये साझेदारी संलेख में पहले ही लिख दिया जाता है कि इनका जो अनुपात है वो पूंजी के अनुपात में रहेगा या फिर बराबर के अनुपात में रहेगा। पूंजी का अनुपात बोले तो जैसे मान लीजिए 10, 20, 40 का अनुपात है, इस हिसाब से उनका जो लाभ रहेगा या हानि रहेगी उस हिसाब से बांट दिया जाएगा। और अगर समान अनुपात में बांटा जाएगा तो सभी को बराबर बराबर, जैसे मान लीजिए 20,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ वर्ष के अंत में, तो सभी को समान अनुपात में बांटना है, तो एक व्यक्ति को यहाँ पर 5,000 रुपए मिल जाएगा प्रॉफिट के तौर पर। अगर ये पूंजी के अनुपात में बांटते हैं तो क्या रहेगा? पूंजी के अनुपात में देखिए, अब जैसे 2 पंचे 10, 2 इधाई 20 और आपका 2 दूनी 4, 25 दूनी 50, ये जो इनका अनुपात रहेगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 55 25, इनका अनुपात रहेगा 1:2:4:5। इस अनुपात में ये बांटा जाएगा इसमें, ठीक है। जो 20,000 रुपए को ये पूंजी का अनुपात हुआ, इस हिसाब से बांटा जाएगा अगर पूंजी के अनुपात में कोई निर्णय लिया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस के संबंध में, ठीक है। अब 5वां पॉइंट रहेगा इसका 5वां पॉइंट है वेतन और कमीशन। वेतन और कमीशन। अब वेतन और कमीशन से क्या मतलब है? यहाँ पर देखिए, यदि कोई साझेदार, मान लीजिए 4 साझेदार हैं और यदि उसमें से 2 साझेदार ऐसे हैं जो व्यवसाय के लिए पूरा समय देते हैं और कुछ साझेदार ऐसे हैं जो सिर्फ पूंजी लगाते हैं, समय नहीं देते हैं, तो जो व्यक्ति ज्यादा समय देगा उसके लिए वेतन की व्यवस्था भी की जाएगी। और जो कमीशन है, यदि कोई साझेदार मार्केटिंग का काम देख रहा है और उसमें वो, क्योंकि पूरा बिजनेस जो है वो मार्केट पे ही निर्भर करता है, तो उसको इसमें से कुछ कमीशन के रूप में भी उसे हिस्सा दिया जा सकता है, ठीक है। आप इसको नोट कर लो पहले। अच्छा, 5 पॉइंट हो गए थे। 6वां पॉइंट है यहाँ पर पूंजी पर ब्याज, ठीक है। पूंजी पर ब्याज, यदि सभी साझेदारों ने व्यवसाय में पूंजी लगाई है तो उस पूंजी पर उन्हें कितने प्रतिशत का ब्याज दिया जाएगा अथवा नहीं दिया जाएगा, इसका भी प्रावधान साझेदारी संलेख में किया जाएगा, ठीक है, 1932 के अंतर्गत। नंबर 7वां पॉइंट है यहाँ पर ऋण पर ब्याज। ऋण पर ब्याज। ऋण पर ब्याज, यदि किसी साझेदार ने जो हमारा व्यवसाय है या जो हमारी कंपनी है उसमें किसी भी प्रकार का पैसा निकाला है या ऋण लिया है तो उस पर कितने प्रतिशत का ब्याज साझेदार को देना होगा, इसका विवरण भी इसमें साझेदारी संलेख में किया जाएगा। नंबर 8 है हमारा साझेदार का प्रवेश। साझेदार का प्रवेश। अब मान लीजिए ये 4 साझेदार थे, ए, बी और सी और डी, 4 साझेदार थे। अब क्या होता है, 1 साल बिजनेस करने के बाद या 2 साल बिजनेस करने के बाद हमें ऐसा लगता है कि भाई कंपनी को और ज्यादा पूंजी की आवश्यकता है, तो हम और नया साझेदार
जोड़ सकते हैं इसमें, या एक और नया साझेदार, मान लीजिए ई नया साझेदार आता है, ठीक है, ABCDE, ई नया साझेदार आएगा तो उस साझेदार को अगर साझेदारी फर्म में प्रवेश लिया जाएगा तो किस आधार पर लिया जाएगा, अर्थात वो कितनी पूंजी लेकर के आएगा, या उसको जो लाभ में हिस्सा दिया जाएगा वो कितने % का दिया जाएगा, ये चीज भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अंतर्गत लिखित प्रावधान में पहले से ही इसका प्रावधान उसमें किया जाएगा। ठीक है, नंबर 9वां पॉइंट है इसमें, नंबर 9वां पॉइंट है फर्म की पुस्तकें देखने का अधिकार। फर्म की पुस्तकें देखने का अधिकार, ठीक है, ये फर्म की पुस्तकें देखने का अधिकार। मान लीजिए कोई साझेदार ऐसा है कि वो फर्म की पुस्तकें, जो भी फर्म में पुस्तकें रखी जाती हैं, अगर वो पुस्तकें देखना चाहता है तो वो सारी पुस्तकें उसे देखने का अधिकार रहेगा। जैसे बिजनेस में रखी जाती है हमारा सेल्स बुक, परचेस बुक, सेल्स रिटर्न, परचेस रिटर्न, है ना, बहुत सारी बुक्स रखी जाती हैं, बहुत सारे खाते रखे जाते हैं, उनको देखने का अधिकार एक साझेदार को रहेगा। एक चीज और मैं बता दूं, अगर ये बोर्ड में आपको स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं जो बोल रहा हूँ उस हिसाब से भी आप नोट्स कर सकते हैं, उस हिसाब से भी आप पढ़ सकते हैं। उस हिसाब से भी आप इसमें क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए मैं तेज आवाज में बोल रहा हूँ, अगर सही से इसमें बोर्ड पे नहीं दिखाई दे रहा हो तो। अब इसमें 10वां पॉइंट है क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार। नंबर 10 है हमारा क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का, क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार। यदि साझेदार को किसी प्रकार की कोई क्षतिपूर्ति होती है तो उसकी पूर्ति भी उसे प्राप्त करने का अधिकार रहेगा। ठीक है, अब आगे इसमें 3 पॉइंट और रह गए, 10, 11 और 12। आप इसको नोट कर लीजिए पहले। अच्छा, यहाँ पे लिख देता हूँ इनको। 10 के बाद नंबर 11 पॉइंट, 11 पॉइंट रहेगा हमारा साझेदार की निकासी। साझेदार की निकासी या फिर निवृत्ति भी बोलते हैं इसको। निकासी मतलब साझेदार का हटाया जाना या हट जाना या निकाल देना। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, हटाया जाना या उसको स्वयं इच्छा से हट जाना या साझेदारी फर्म से निकाल देना। नंबर 12 पॉइंट रहेगा इसमें फर्म की संपत्ति का प्रयोग। फर्म की संपत्ति का प्रयोग, फर्म की संपत्ति का प्रयोग। नंबर 13 आहरण पर ब्याज। आहरण पर ब्याज, तो देखिए साझेदार की निकासी, साझेदारी का जो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 है उसके अंतर्गत साझेदारी का निकासी का प्रावधान भी साझेदारी संलेख में रहता है कि उस किस आधार पर उसे निकाला जा सकता है या वो निकल सकता है, ये चीज। और नंबर 12 है फर्म की संपत्ति का प्रयोग। जितने भी साझेदारी फर्म में साझेदार होते हैं उन सभी को ये अधिकार होता है कि वह फर्म की संपत्ति का प्रयोग कर सकते हैं किसी भी प्रकार की, जैसे हमारा लैपटॉप है, कंप्यूटर है, फर्नीचर है, ये सारी चीजें, ठीक है, उसे प्रयोग करने का अधिकार होता है। आहरण पर ब्याज, यदि कोई साझेदार फर्म से किसी भी प्रकार का कोई पैसा लेता है या मान लीजिए माल फर्म से माल खरीदता है या फिर पैसा लेता है तो उस पर साझेदार से ब्याज का प्रावधान रहेगा, यानी फर्म की ओर से साझेदार पर ब्याज लिया जा सकता है। ठीक है, आहरण करने पर। तो ये इसके 13 पॉइंट थे। आगे हम पढ़ने वाले हैं इसमें साझेदारी संस्था की पुस्तकों में हिसाब के लेखे। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसमें रहेगा हमारा, अभी साझेदारी संलेख के अभाव में भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अंतर्गत प्रावधान थे।
अब दूसरा टॉपिक है इसमें साझेदारी संस्था में पुस्तकों में हिसाब के लेखे। साझेदारी संस्था की पुस्तकों में हिसाब के लेखे, आप इसको नोट कर लो जब तक। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, साझेदारी संस्था की पुस्तकों में हिसाब के साझेदारी संस्था की पुस्तकों में हिसाब के लेखे। तो साझेदारी संस्था की जो पुस्तकें होती हैं उसमें हिसाब के कौन कौन से लेखे किए जाते हैं, उन चीजों के बारे में हम विस्तृत रूप से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें भी कुछ पॉइंट होते हैं, यानी कि कौन कौन से खाते बनाए जाते हैं, वो सारी चीजें। थोड़ा सा इसमें अपन डेफिनेशन पढ़ लें, यहीं से शुरू कर लेते हैं। साझेदारी साझेदारी संस्था की पुस्तकों में, साझेदारी संस्था की पुस्तकों में हिसाब किताब के लेखे साझेदारी संस्था की पुस्तकों में हिसाब किताब के लेखे ठीक उसी प्रकार रखे जाते हैं। साझेदारी संस्था में हिसाब किताब के लेखे ठीक उसी प्रकार रखे जाते हैं जिस प्रकार से एकाकी व्यापार में रखे जाते हैं। ठीक है, साझेदारी संस्था में या साझेदारी संस्था की पुस्तकों में हिसाब किताब के लेखे उसी प्रकार से रखे जाते हैं जिस प्रकार से एकाकी व्यापार का हिसाब किताब रखा जाता है। ये लेखे भी द्विप्रविष्टि प्रणाली के सिद्धांतों के अनुसार ही रखे जाते हैं। ये लेखे द्विप्रविष्टि प्रणाली के सिद्धांतों के अनुसार ही रखे जाते हैं। ठीक है, द्विप्रविष्टि प्रणाली के जो सिद्धांत होते हैं उनके अनुसार ही रखे जाते हैं। इसमें होता क्या है कि कुछ विशेष ध्यान देने योग्य बातें होती हैं जिनका हम इसमें विवरण पढ़ेंगे। देखिए, साझेदारी संस्था की पुस्तकों में हिसाब किताब के लेखे ठीक उसी प्रकार रखे जाते हैं जिस प्रकार से एकाकी व्यापार में रखे जाते हैं। ठीक है, ये द्विप्रविष्टि प्रणाली के सिद्धांतों के अनुसार ही रखे जाते हैं। ठीक है, अब इसके कुछ पॉइंट होते हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं।
नंबर 1 है इसमें हमारा, नंबर 1 है लाभ हानि नियोजन खाता। लाभ हानि नियोजन, लाभ हानि नियोजन खाता। तो सबसे पहले जो बनाया जाता है लाभ हानि नियोजन खाता। अब लाभ हानि नियोजन खाता में होता क्या है, क्या होता है इसमें, एकाकी व्यापार में, एकाकी व्यापार में लाभ हानि खाता का शेष, एकाकी व्यापार में, एकाकी व्यापार में लाभ हानि खाते का शेष, एकाकी व्यापार में लाभ हानि खाते का शेष सीधे व्यवसाय के, सीधे व्यवसाय के स्वामी के पूंजी खाते, सीधे व्यवसाय के स्वामी के पूंजी खाते में हस्तांतरित, पूंजी खाते में हस्तांतरित कर दिया जाता है, कर दिया जाता है। देखिए सबसे पहले जो खाता बनाया जाता है लाभ हानि नियोजन खाता। अब एकाकी व्यापार में लाभ हानि खाते का शेष सीधे व्यवसाय के स्वामी के खाते में हस्तांतरित कर दिया जाता है, ठीक है। किंतु साझेदारी संगठन में, किंतु साझेदारी संगठन में, किंतु साझेदारी संगठन में शुद्ध लाभ या हानि, शुद्ध लाभ या हानि, किंतु साझेदारी संगठन में शुद्ध लाभ या हानि, शुद्ध लाभ या हानि पहले लाभ हानि नियोजन खाते में, शुद्ध लाभ या हानि पहले लाभ हानि नियोजन पहले लाभ हानि नियोजन खाते में हस्तांतरित करते हैं। पहले लाभ हानि नियोजन खाते में क्या करते हैं, हस्तांतरित करते हैं। जो लाभ का विवरण दिखाने के लिए तैयार किया जाता है, जो लाभ का विवरण दिखाने के लिए तैयार किया जाता है, ठीक है। तो होता क्या है लाभ हानि नियोजन खाते में, एकाकी व्यापार में लाभ हानि खाते का शेष सीधे व्यवसाय के स्वामी के खाते में हस्तांतरित कर दिया जाता है, जबकि साझेदारी संगठन में शुद्ध लाभ या हानि पहले लाभ हानि नियोजन खाते में हस्तांतरित करते हैं, उसके बाद लाभ का विवरण दिखाने के लिए तैयार किया जाता है, ठीक है। ये होता है। अब इसका जो दूसरा पॉइंट है इसमें वो देख लेते हैं जरा, क्या है दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट है लाभ हानि का विभाजन, लाभ हानि का विभाजन। पहला तो हमने पढ़ लिया
लाभ हानि नियोजन खाता, लाभ हानि नियोजन खाता। दूसरा लाभ हानि का विभाजन, लाभ हानि का विभाजन। अच्छा, लाभ हानि का विभाजन किस रूप में किया जाता है, इस बारे में इसमें बताया जाता है लाभ हानि के विभाजन में। अब इसमें लाभ हानि का विभाजन किस रूप में होता है, इसके अंदर 2 पॉइंट है। नंबर का, इसके अंदर 2 पॉइंट है। या लाभ हानि का विभाजन यहां हम लिख सकते हैं, लाभ हानि का विभाजन, विभाजन 2 तरह से या 2 प्रकार से किया जाता है, 2 प्रकार से किया जाता है। नंबर 1, लाभ हानि का विभाजन, लाभ हानि का विभाजन 2 प्रकार से किया जाता है। नंबर 1, समान अनुपात में, समान अनुपात में। सबसे पहला नंबर 1 क्या है, समान अनुपात में। नंबर दूसरा है निर्धारित अनुपात में, निर्धारित अनुपात में। अब होता क्या है, जब भी साझेदारी संलेख में लाभ विभाजन के संबंध में जो भी प्रावधान रखा जाता है, उसमें क्या है, लाभ विभाजन 2 प्रकार से किया जाता है, या तो समान अनुपात में या फिर निर्धारित अनुपात में। जैसे मान लीजिए कोई साझेदार, मैंने बताया था ए बी सी डी 4 साझेदार हैं, या तो उनका विभाजन समान अनुपात में होगा, जो भी वर्ष के अंत में बिजनेस में जो भी लाभ होता है या हानि होती है, तो उसमें या तो विभाजन समान अनुपात में रहेगा। जैसे मैंने एग्जाम्पल भी दिया था आपको कि 20,000 रुपए का प्रॉफिट है, समान अनुपात में बांटेंगे तो 4 लोगों को 5-5 हजार रुपए मिलेगा। यदि निर्धारित अनुपात में, यदि कोई अनुपात निर्धारित किया गया है, प्रावधान में जो लिखा गया है उसमें कोई अनुपात निर्धारित किया गया है, तो उस अनुपात में बांटा जाएगा। तो ये 2 कंडीशन है लाभ को बांटने की या हानि को बांटने की। ठीक है, अब इसमें हमारा एक पॉइंट और रह गया है, जो 2 पॉइंट तो इसके अंतर्गत थे, इसमें अब तीसरा पॉइंट है हमारा। तीसरा पॉइंट है पूंजी के अनुपात में। नहीं, यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है, यहाँ 3 प्रकार से बांटा जाता है। 3 लाभ हानि का विभाजन, लाभ हानि का विभाजन 3 प्रकार से किया जाता है। नंबर 1 समान अनुपात में, नंबर 2 निर्धारित अनुपात में, और नंबर 3 है यहीं पर है, नंबर 3 पूंजी के अनुपात में, पूंजी के अनुपात में। अब देखिए, ये समान अनुपात में तो बराबर बराबर बांट देंगे, चाहे तो लाभ हो या हानि हो। निर्धारित अनुपात में कोई अनुपात फिक्स कर लेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए ABCD बराबर में तो बराबर बांटेंगे। अब कोई अनुपात फिक्स कर लिया, जैसे 2:3:4:5, ये सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब पूंजी के अनुपात में, जैसे मान ये तो निर्धारित कर लिया हमने अनुपात अपने आप से या प्रावधान के नियम के अनुसार, ये हमने निर्धारित कर लिया कि भाई इस हिसाब में लाभ हानि का विभाजन किया जाएगा। अगर पूंजी के अनुपात बांटते हैं तो मान लीजिए इन लोगों की पूंजी 10, 20, 40 और 50 है, तो ये जो पूंजी है ना 10,000, 20,000, 40,000, 50,000, इस पूंजी के अनुपात में लाभ हानि का विभाजन किया जाएगा। ठीक है, इसका मतलब यही हुआ। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। अगली क्लास में फिर हम इससे आगे की चर्चा करेंगे। साझेदारी की जो चौथी क्लास रहेगी उसमें हम आगे की चर्चा करेंगे। उसमें हम लाभ हानि के में साझेदारों को बांटने के लिए जो कुछ प्रविष्टियां होती हैं, कुछ एंट्री होती हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम पढ़ेंगे पूंजी खाता, और पूंजी खाते के बाद हम इसमें पढ़ने वाले हैं आपका परिवर्तनशील पूंजी खाता और स्थायी पूंजी खाते में अंतर। तो ये चीज चौथी क्लास में पढ़ी जाएंगी। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। एक चीज और, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कक्षा 12th का जो अकाउंट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे साल पढ़ाऊंगा। तो आप चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए वीडियो को, थोड़ा सा लाइक भी दे दीजिए, क्योंकि अगर आपका लाइक मिलेगा तो पढ़ाने में भी मज़ा आएगा, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है।